हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 9 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। सो चलिएगा इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम पे। वीडियो अच्छी लगे आप लोगों को देन प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँच पाए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो देन सब्सक्राइब द चैनल ताकि इस फैमिली को हम और भी ज़्यादा ग्रो कर सकें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन कोट के साथ। आज देखिए क्या है, इवन द डार्केस्ट नाइट्स विल एंड एंड द सन विल राइज। देखो कितनी भी डार्केस्ट नाइट हो क्यों ना हो, अगले दिन सुबह तो होगी ही ना। तो ऐसे ही होता है आपकी लाइफ में, कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, अगर बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि अरे बहुत दिक्कतें हो गई हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हो गई हैं, तो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी और अगली नई सुबह भी आएगी और नई, एक तरीके से कहते हैं ना कि नया दिन की शुरुआत भी होगी। प्रॉब्लम्स खत्म होके एक नई शुरुआत भी ज़रूर होगी। तो किसी भी चीज़ से घबराएं ना, उस चीज़ को ओवरकम करने की कोशिश करें और उससे बाहर निकलने की कोशिश करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला दिन देखिए क्या है, सार्क चार्टर डे। तो सार्क चार्टर डे ये 8 दिसंबर को सेलिब्रेट होता है। इसी दिन क्यों होता है, क्योंकि देखिए इस दिन 1985 को सार्क चार्टर डे को अडॉप्ट किया गया था ढाका में ड्यूरिंग द फर्स्ट समिट ऑफ द ग्रुप। समूह के पहले शिखर सम्मेलन के दौरान सार्क का जो चार्टर है उसको अपनाया गया था और इस साल ये 37th एनिवर्सरी है रीजनल ग्रुप की। सार्क के जो मेंबर्स हैं, देखो उसका उनका जो एम होता है ना, वो एम होता है टू प्रमोट स्टेबिलिटी, पीस एंड प्रोग्रेस इन द रीजन। ठीक है, कि हम अपने रीजन में स्टेबिलिटी लेके आएँ, हम एक तरीके से शांति लेके आएँ और प्रोग्रेस लेके आएँ। ये जो है वो उद्देश्य होता है सार्क कंट्रीज़ का। देखिए अगर हम सार्क की बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। बात करते हैं सार्क में कितनी कंट्रीज़ हैं। तो सार्क में जो जो कंट्रीज़ है उसके एक बार नाम देख लीजिए आप लोग। फर्स्ट इज़ अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड मालदीव्स। तो ये सारी जो कंट्रीज़ हैं वो सार्क के मेंबर हैं। इसके बाद नेक्स्ट डे आता है, देखो वर्ल्ड एंटी करप्शन डे। एंटी करप्शन डे ये 9 दिसंबर को सेलिब्रेट होता है। एंटी करप्शन डे की इस बार की जो थीम रही वो रही योर राइट योर रोल, से नो टू करप्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि थीम आपसे पूछ लेती हैं। इसका उद्देश्य ये होता है कि करप्शन फ्री सोसाइटी की इम्पोर्टेंस बताना, कि अगर हमारी सोसाइटी बिल्कुल करप्शन फ्री हो जाए तो क्या उसकी इम्पोर्टेंस और हम सभी को इसके क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकती हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है फ्रेंड्स, इंडिया सरपास्ड विच कंट्री इन फूड एक्सपोर्ट्स टू द लीग ऑफ अरब स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 15 ईयर्स। 15 वर्षों में पहली बार अरब राज्यों की लीग को खाद्य निर्यात में भारत ने किस देश को पीछे छोड़ दिया है। तो जो अरब कंट्रीज़ हैं, अरब स्टेट्स, उसमें पीछे छोड़ दिया है और इंडिया जो है वो आगे निकल गई है। सो इंडिया ने देखो यहाँ पे सरपास किया है ब्राज़ील को। ठीक है, तो ब्राज़ील को रिप्लेस करके, ब्राज़ील को पीछे छोड़कर अरब राज्यों की जो लीग है जहाँ पे फूड को एक्सपोर्ट किया जाता है, वहाँ पे इंडिया आगे निकल गया है। सिंपली आपको इतना ध्यान रखना है। ऑफिशियल डाटा के अकॉर्डिंग जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एग्रीकल्चर के द्वारा दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि भारत से जो कृषि निर्यात हुआ है वो पिछले वर्ष की तुलना में, अगर हम बात करें 2021 में, 25% जो है वो नियरली उसमें इंक्रीज़ हुआ है, या आप कह लो कि बिल्कुल शार्प इंक्रीज़ हुआ, तेज़ी से वृद्धि हुई है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। सो ब्राज़ील को यहाँ पे पीछे छोड़ा है। तो बात करते हैं ब्राज़ील की। देखो ब्राज़ील आपको मिल जाएगा यहाँ पे पूरे में साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ी कंट्री है ब्राज़ील, जिससे आपको दिख रहा होगा इक्वेटर भी पास हो रही है। ब्राज़ील की कैपिटल है ब्रासिलिया, करेंसी है ब्राज़ीलियन रियाल और यहाँ का जो नेशनल स्पोर्ट है वो है फुटबॉल। अभी देखो मैंने हाल फिलहाल आपको कुछ जो इंटरनेशनल न्यूज़ बताई है उनको हम रिवाइज़ कर लेते हैं एक बार, कुछ न्यूज़ को। देखो अभी हाल ही में ना गाम्बिया देश के, मैंने आपको बताया था कि नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं जिनका नेम है अडामा बैरो। इसी के साथ बांग्लादेश और अभी हाल ही में यूएसए के बीच में जो हुई है वो एक कैरेट एक्सरसाइज हुई है। स्वीडन में पहली प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुई थी
मगदलेना एंडरसन, ये आपको याद होगा। इसके अलावा बारबाडोस से एक न्यूज़ ध्यान रखो कि बारबाडोस वर्ल्ड की अभी हाल ही की न्यूएस्ट रिपब्लिक कंट्री बनी है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो जो साउथ कोरिया है वो वर्ल्ड की पहली फ्लोटिंग सिटी बन जाएगी 2025 तक, क्योंकि यहाँ पे ना फ्लडिंग यानी बाढ़ की समस्या जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं। तो ऐसा एक तरीके से डेटा कलेक्ट करके बताया गया है कि 2025 तक ये पहली फ्लोटिंग सिटी बन जाएगी। ओके, इसके बाद एक और न्यूज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और यूके, इन तीनों ने न्यूक्लियर सबमरीन अलायंस के लिए एक एमओयू को साइन किया है। और एल सेल्वाडोर जो कंट्री है वो बना रही है वर्ल्ड की पहली बिटकॉइन सिटी। तो ये सारी आप लोग हाल फिलहाल की न्यूज़ ध्यान रखने का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोला है, विच कंट्री हैज़ अनाउंस टू चेंज इट्स एग्जिस्टेंट 5-day वर्क वीक टू अ 4.5 day, जो कि स्टार्ट हो जाएगा 2022 से। तो बताना है कि ये कौन सी कंट्री ने इसको बदलने की घोषणा करी है। तो फ्रेंड यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो यूएई हो जाएगा। सो देखिए यहाँ पर पहली बार मतलब वर्ल्ड में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो एम्प्लॉय फ्रेंडली ट्रांजिशन है वो हुआ है, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी वर्क लाइफ बैलेंस को प्रोडक्टिविटी के लिए, उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए, उनकी लाइफ में उसके लिए एफर्ट्स किया जा रहा है। दुनिया का ऐसा पहला देश बना जो इस काम को कर रहा है। अब इसमें जो 4.5 का मतलब क्या हुआ, देखो मंडे टू थर्सडे तो वर्क टाइम जो रहेगा वो फुल रहेगा, जो भी उनका रहता है 7:30 to 3:30 PM तक। उसके बाद जो फ्राइडे रहेगा उस दिन हाफ डे का टाइम रहेगा, इसलिए 4 दिन हो गया फुल टाइम और फ्राइडे हो गया हाफ टाइम, सैटरडे संडे उनका ऑफ हो गया। तो इस तरीके से कि वो अपने लाइफ को बैलेंस कर सके, थोड़ा सा उनको भी एक तरीके से टाइम मिल सके, इम्प्रूवमेंट ला सके, ज़्यादा प्रोडक्टिव रहें, तो उसी के लिए ही ये जो है वो यूएई के द्वारा किया गया है। बात करते हैं देखो यूएई की। तो फ्रेंड यहाँ आपको दिख रहा होगा ये गल्फ़ कंट्रीज़ में ही आता है, ये गल्फ़ कंट्रीज़ हैं ये सारी, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कैपिटल है यूएई की अबू धाबी, और यहाँ पे जो करेंसी है वो है यूएई दिरहम। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कौन सी सिटी होस्ट करेगी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज पैनिक्स 21 विद बिम्स्टेक कंट्रीज़। तो बिम्स्टेक कंट्रीज़ के साथ में जो पैनिक्स एक्सरसाइजेस की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर हो जाएगा पुणे, जो मेजबानी करेगा वो करेगा पुणे, और इसमें बिम्स्टेक कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करेंगी। देखो पैनिक्स एक्सरसाइज एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट और डिज़ास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है, यानी मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है। इस एक्सरसाइज में बिम्स्टेक कंट्रीज़ यानी कौन कौन सी, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, इंडिया एंड थाईलैंड पार्टिसिपेट करेंगी। इसका उद्देश्य यही है देखो, टू बिल्ड रीजनल कोऑपरेशन, नेचुरल डिज़ास्टर्स की रिस्पॉन्डिंग में हम किस तरीके से रीजनल कोऑपरेशन को बिल्डअप कर सकते हैं, ये इस एक्सरसाइज का मेन उद्देश्य है। हाल फिलहाल में देखो कौन कौन सी भी एक्सरसाइज हुई है। अभी मैंने आपको बताया था कि एक दोस्ती एक्सरसाइज हुई थी जो कि मालदीव, इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुई थी। ये इसका 15वां एडिशन था और ये हुई थी मालदीव्स में ही। इसके अलावा ध्यान रखिएगा इंडिया और फ्रांस के बीच में शक्ति एक्सरसाइज का कौन सा एडिशन हुआ था, 6ठा भी एडिशन हुआ था। 17th एडिशन हुआ था जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास का बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका, और ये कहाँ पे हुई थी, ये अलास्का में हुई थी। जितनी भी एक्सरसाइजेज देखिए फ्रेंड अभी हाल फिलहाल में हुई हैं वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एक और ध्यान रखिएगा अजय वॉरियर एक्सरसाइज हुई थी। अजय वॉरियर एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और ब्रिटेन के बीच में होती है, और ये इस बार की कहाँ हुई थी, उत्तराखंड के चौबटिया में हुई थी। ये भी आपको ध्यान होगा, और इसका भी कौन सा एडिशन था, 6th एडिशन हुआ था। इसके अलावा एक और ध्यान रखो जिमेक्स एक्सरसाइज। जो जिमेक्स एक्सरसाइज है वो इंडिया किसके साथ करता है, जापान के साथ में करता है। इस बार इसका कौन सा एडिशन हुआ, 5th एडिशन हुआ, और ये जो एक्सरसाइज है वो हुई थी अरब सी में, इस एक्सरसाइज को कराया गया था। इसके अलावा एक और एक्सरसाइज मैं आपको बता देती हूँ, समुद्र शक्ति एक्सरसाइज। समुद्र शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और होती है इंडोनेशिया के बीच में। इस बार जो इसका एडिशन हुआ था वो 3रा एडिशन हुआ था, और ये आपको याद होगा कि सुंडा स्ट्रेट जो है उसके क्षेत्र में इसका आयोजन हुआ था। तो ये सब इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं फ्रेंड्स, ज़रूर ध्यान रखें। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी कंट्री है विल नॉट अटेंड द 2022 विंटर ओलंपिक्स इन बीजिंग। भाई इसमें भाग नहीं लेगा या बॉयकॉट कर दिया है इन्होंने।
तो कंट्री यहाँ पर हो जाएगी आपकी यूएसए। देखो ऐसा क्या हुआ है, यूएसए के द्वारा ऐसा भी कहा गया है कि जो एथलीट्स होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा यूएस की गवर्नमेंट के द्वारा जो भी एडमिनिस्ट्रेशन भेजे जाते थे वो नहीं भेजे जाएंगे। जो भी अपकमिंग गेम्स होंगे, चाहे वो ओलंपिक हो गए, विंटर ओलंपिक्स या विंटर पैरा ओलंपिक्स हो गए। लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने पहली बार ऐसा किया हो बॉयकॉट। लास्ट टाइम जो हुआ था वो 1990 में हुआ था, जब प्रेसिडेंट थे जिमी कार्टर। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ आपको ऐड करना है कि क्यों ऐसा हुआ है, रीज़न क्या है इसका। देखो आपको याद होगा कि चाइना के जो शिनजियांग के क्षेत्र में कुछ ऐसे लेबर्स रहते हैं और वहाँ पर क्या होता है, देखो उनके ह्यूमन राइट्स को पूरा हनन किया जा रहा है और इसी का आरोप चीन पर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो अमेरिका ने उनसे ऐसा कहा है कि जब तक आप ये चीज़ें करते रहोगे, ह्यूमन राइट्स अब्यूजिंग वाली चीज़ें करते रहोगे, तब तक इस तरीके की जो हमारे आपस में अंडरस्टैंडिंग या व्यापार या कह लो कुछ भी कह लीजिए वो नहीं हो सकता है। तो इस तरीके की स्टेटमेंट यूएसए के द्वारा दी गई है। यूएसए के साथ साथ आफ्टर यूएसए ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया ने भी यहाँ पर डिप्लोमेटिक बॉयकॉट कर लिया है 2022 के विंटर ओलंपिक्स से। ओके, कि वही कंसर्न है ह्यूमन राइट्स को लेके जो कि शिनजियांग में हो रही हैं। सो इसी के साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया के द्वारा भी बॉयकॉट किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है वर्टिकली लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ये जो है बताना है कौन से स्टेट में इसका परीक्षण किया गया है। तो फ्रेंड आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए उड़ीसा में इसका परीक्षण किया गया है। ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये 15 किलोमीटर के टारगेट को पूरी तरीके से इंगेज या भेज सकता है और इस मिसाइल को डेवलप किया गया है फॉर नेवल जो वॉरशिप्स हो जाएगा नेवल वॉरशिप्स के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा देखो ध्यान रखिएगा भी अग्नि 5 मिसाइल जो कि एक सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका परीक्षण भी किया गया था। और आकाश मिसाइल का एक नया वर्जन लेके आया गया था, उसका परीक्षण कहाँ पे किया गया था, चांदीपुर रेंज उड़ीसा में किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया, देखिए 56 नंबर का जो ज्ञानपीठ अवार्ड है किसने जीता है। तो फ्रेंड 56 नंबर का जो जीता है वो जीता है नीलमणि फुकान जूनियर ने। अब इसी में एक और ध्यान रखना है आपको कि जो दामोदर मौजो हैं इन्होंने 57वें नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड जीता। दोनों ध्यान रखेंगे, 56 पूछेंगे तो नीलमणि का नाम आएगा, 57 पूछेंगे तो दामोदर जी का आपका नाम आएगा। दोनों ध्यान रखिएगा। कंट्री का देखिए ये हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है ज्ञानपीठ, जो कि साहित्य में जो भी आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन देते हो उसके लिए लेखकों को दिया जाता है। 1961 से ये अवार्ड दिया जा रहा है एंड इट इज़ गिवन ओनली टू इंडियन राइटर्स जो कि इंडियन लैंग्वेज या इंग्लिश में कोई भी अपना नोवेल है, कोई भी ऐसा कृति है लिखते हैं, तो उसी के लिए ही ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। हाल फिलहाल के कुछ अदर अवार्ड्स देखिए, जैसे अभी हाल में रतन टाटा जी को असम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया। अंजू बॉबी जॉर्ज को वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा। वी प्रवीण राव को ने जीता है 7th डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड। लियोनेल मेसी ने जीता है 7वीं बार बैलन डी'ओर अवार्ड। और जेसन मोट ने जीता है नेशनल बुक अवार्ड फॉर फिक्शन। सो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, हु वॉज अवॉर्डेड रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज़ फॉर द ईयर 21-22 टुगेदर। मतलब दोनों सालों के लिए इकट्ठा ये प्राइज़ मिला है और ये प्राइज़ किसे दिया गया है यहाँ बताना है। तो फ्रेंड आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज कमल झा जो कि जर्नलिस्ट और ऑथर भी हैं। इन्होंने जीता है 21-22 का, साथ ही में यहाँ पे अवार्ड है वो जीता है। देखो ये जो एनुअली अवार्ड है ना ये जीता है जर्नलिस्ट ने, और इन्होंने इनके नोवेल द सिटी एंड द सी है ना, इसके लिए दोनों सालों का जो है वो इनको दोनों वर्षों के लिए इनको जो नोवेल है वो प्राइज़ इनको दिया जाए। नोबेल प्राइज़ नहीं सॉरी, यहाँ पे बात होती है रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज़ इनको दिया गया। इनका नोवेल ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकती हैं। क्वेश्चन अगला देखिए, इनमें से किसने लॉन्च किया है पहला साइबर सिक्योरिटी स्किलिंग प्रोग्राम
दैट एम्स, जिसका टारगेट है टू स्किल 1 लाख लर्नर्स बाय 2022। ये जो है वो आपका लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। तो इनकी कोशिश है कि 2022 तक ये 1 लाख से ज़्यादा जितने लर्नर्स होंगे ना उनको पूरा स्किल्ड कर देंगे, और इस तरीके का टारगेट रखा हुआ है। इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया है लर्नर्स के लिए कि वो अपना यहाँ पे हैंड ऑन हैंड एक्सपीरियंस ले सकें फंडामेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ में, कंप्लाइंस एंड आइडेंटिटी, तो इन सारी चीज़ों को समझ सकें और उनको अनुभव देने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। ये कोर्स जो है वो इस कोर्स के जो मॉड्यूल्स हैं वो डिज़ाइन है जो लर्नर्स हैं उनके कोई भी लेवल हो, चाहे आपको कुछ नहीं आता हो, चाहे आप कुछ भी जानते हो, सभी को सपोर्ट करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। तो किया किसने है इसको? माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। इसके बाद क्वेश्चन है देखिए अगला, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड एलपीजी एसोसिएशन। तो किसे चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा श्रीकांत माधव वैद्या जी को चुना गया है। ठीक है, अभी देखो आपको बाकी ऑप्शन थोड़े जाने पहचाने से लग रहे होंगे, बिल्कुल। देवव्रता मुखर्जी को आपको याद हो, इनको चुना गया है चीफ ऑफ ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन। इसके अलावा गॉर्डन ब्राउन जो है वो जॉर्डन ब्राउन, इनको अपॉइंट किया गया है WHO एम्बेसडर के तौर पर फॉर ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग। अगला देखो राजीव अग्रवाल, इनको अपॉइंट किया है फेसबुक ने अपना हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। तो ये आपको याद होगा, तो ज़रूर इस तरीके से ही रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। देखो ये सेकंड इंडियन है जो किस ऑर्गेनाइजेशन को हेड करेंगे। इस ऑर्गेनाइजेशन यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बात करते हैं तो 1959 में इसकी स्थापना हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। सो ये ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है देखिए अगला, हु वॉन गोल्ड मेडल इन द मेंस 55 kg स्नैच कैटेगरी कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप, जो कि कहाँ पे हुई? ताशकंद में। सो इसमें मेंस के 55 kg में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो फ्रेंड जो गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता गया है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिस हो गया बट कोई बात नहीं, आपको PDF में मिल जाएगा। साकेत महादेव सागर ने गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता है 55 kg कैटेगरी में। तो इन्होंने 113 kg को वेट को लिफ्ट किया और इसी के साथ इन्होंने एक नेशनल रिकॉर्ड भी इसमें बना दिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और चलिए इसी के साथ यहाँ पर क्वेश्चन का सिलसिला समाप्त होता है। रिवाइज कर लेते हैं जो हम लोगों ने कल के क्वेश्चंस में पढ़े हैं। सबसे पहला देखिए गाम्बिया के प्रेसिडेंट, अभी गाम्बिया के जो प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं वो कौन है? तो इनका नेम है अदामा बैरो। इसके बाद है सुसाइड मशीन, जिसको नाम दिया है सार्को, ये कौन सी कंट्री है जिसने लीगलाइज किया है? तो इसे स्विट्ज़रलैंड ने लीगलाइज किया। नेक्स्ट है किसने फिनटेक इन्फिनिटी फोरम इसका उद्घाटन किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ फिकी। तो कौन अपॉइंट किए गए हैं? आंसर इज संजीव मेहता। इसके बाद है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO पद पर किसे अपॉइंट किया गया है? इत्तिरा डेविस को। नेक्स्ट है भारतीय मोबाइल एक्सेसरी का ब्रांड है यूनिक्स, इसके ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में किस गेंदबाज को अपॉइंट किया है? तो आंसर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह को। नेक्स्ट है द मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म, इस बुक को लॉन्च किसने किया? तो M वेंकैया नायडू जी ने तो लॉन्च किया है। और पूछ लें अगर इस बुक को लिखा किसने है, तो गौतम चिंतमनी के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। ये दोनों ध्यान रखिएगा। इसके बाद पब्लिक सर्विस एथिक्स अ क्वेस्ट फॉर नैतिक भारत, ये बुक लिखी है प्रभात कुमार ने। अगला है डॉक्टर मम्बली कलतिल शारदा मेनन को किस साल पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो इनको 1992 में किया गया था और ये पहली वुमेन साइकेट्रिस्ट हैं जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, इसलिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद है हॉकी जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो हुई है, बताना है कौन सी टीम इसमें विजेता रही? तो अर्जेंटीना इसमें विजेता रही। अर्जेंटीना ने इसमें जर्मनी को बीटअप करके ये टाइटल अपने नाम किया और ये जो चैम्पियनशिप हुई है ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुई है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। कल आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था कि जो नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन का संकल्प है वो 2070 तक के लिए लिया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर था वो राजनाथ सिंह था। ठीक है, तो आज के कमेंट देखते हैं। आज के कमेंट है रूही एंड सुरिंदर कौर जी का, बहुत बढ़िया स्टूडेंट। आज के क्वेश्चन है
इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में 15वीं सूर्य किरण एक्सरसाइज हुई है? तो इस एक्सरसाइज किन 2 देशों के बीच में हुई है, ये आपको बताना है। सेकंड है 15वें नंबर के फाइनेंस कमीशन चेयरपर्सन कौन बनी है, ये बताना है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मैं आशा करती हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ बताए हैं वो आपको ज़रूर समझ आए होंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट भी समझ आ गए होंगे। ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन के लिए बने रहें चैनल पे। मिलेंगे आप लोगों से कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।